11 अप्रैल 1970 अमेरिका में मौजूद कैंडी स्पेस सेंटर में एक विशाल सेंट्रल वी रॉकेट आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ रही थी। उसके भीतर बैठे थे 3 अंतरिक्ष यात्री जिनको ये विश्वास था कि वो कुछ ही दिनों में चांद की सतह पर अपना कदम रखेंगे। उस समय किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि ये मिशन चांद पर उतरने का नहीं बल्कि इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक बचाव अभियान के रूप में याद किया जाएगा। कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर एक ऐसा धमाका होता है जिससे पूरा अंतरिक्ष यान हिल जाता है। कुछ ही सेकंडों में चेतावनी अलार्म तेजी से बजने लगता है और ऑक्सीजन तेजी से कम होने लगता है और अब पूरी दुनिया की निगाह अंतरिक्ष में फंसे उन तीनों लोगों पर थी। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या वो जिंदा वापस लौटेंगे? इस कहानी को डिटेल्स में समझने के लिए हमें 1960 के दशक में लौटना होगा। ये वो समय था जब दुनिया दो शक्तियों में बटी हुई थी। एक तरफ खड़ा था अमेरिका और दूसरी तरफ खड़ा था सोवियत संघ। इन दोनों देशों में सिर्फ हथियारों को लेकर लड़ाई नहीं थी बल्कि अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने की होड़ भी लगी हुई थी। 1957 में सोवियत संघ देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च कर दुनिया को चौंका दिया। Sputnik dogs. Laika, first space traveler, was ready for the takeoff. And here it is. At 600 miles, the half-ton satellite joined the meteors in outer space. Orbit 1,000 miles an hour with its passing. सब देखने के बाद अमेरिका की बहुत गंदी तरीके से जल रही थी और जले में नमक लगाने का काम फिर से सोवियत देश करता है 1961 में, जब उन्होंने पहली बार किसी जिंदा इंसान को अंतरिक्ष में भेजा था और फिर उसे सुरक्षित जमीन पर भी लाया था। The Soviet cosmonaut Yuri Gagarin was the first person in space. On April 12, 1961, aboard the spacecraft Vostok 1, he orbited the Earth once and reached an altitude of 203 miles. यूरी गगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बनते हैं। अमेरिका सोवियत संघ देश से लगातार पीछे छूट रहा था। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा, यह दशक खत्म होने से पहले अमेरिका इंसान को चांद पर भेजने वाला और सुरक्षित वापस लाने वाला एकमात्र देश बनेगा। यह सिर्फ वादा नहीं था, यह पूरे देश की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। कई वर्षों की मेहनत के बाद 20 जुलाई 1969 को इतिहास बदल गया जब अपोलो 11 मिशन सफल होता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के पहले इंसान बनते हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। उनके पीछे एडविन बज और एल्ड्रिन भी चांद पर पहुंचे थे। कुछ महीनों बाद अपोलो 13 भी सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा करके पृथ्वी पर लौट आया। अब सभी को लगने लगा था कि चांद पर पहुंचना लगभग सामान्य बात है। अब धीरे धीरे लोगों का दिलचस्पी भी इससे कम होने लगा। टीवी चैनल भी इस टॉपिक पे ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। सरकार के भीतर भी सवाल उठने लगे, क्या अंतरिक्ष कार्यक्रम पर इतने पैसे खर्च करना अब भी जरूरी है? इसी माहौल में नासा ने अपना अगला मिशन तैयार किया जिसका नाम पड़ा अपोलो 13। इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ चांद पर उतरना नहीं था बल्कि वहाँ पर मौजूद चट्टान और मिट्टी का अध्ययन भी करना था ताकि चांद और पृथ्वी के निर्माण से जुड़े नए रहस्यों को समझा जा सके। किसी को भी नहीं पता था कि विज्ञान का यह मिशन कुछ ही दिनों में जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदल जाएगा। 11 अप्रैल 1970 विशाल सल्ट्रॉन वी रॉकेट लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा था। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री थे। कमांडर जिम लॉवेल पहले भी अंतरिक्ष यात्रा कर चुके थे और बेहद अनुभवी भी थे, और दूसरे थे लूलर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हैच और ये पहली बार चांद पर जा रहे थे, और तीसरे थे कमांड मॉड्यूल पायलट जैक सोर्गेट। एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि ये इस मिशन में कभी थे ही नहीं। इन्हें लॉन्च की कुछ ही दिनों पहले इस मिशन में शामिल किया गया था। ये तीनों लोग अपने अपने परिवार से मिलते हैं और लाखों लोगों की उम्मीदों के साथ इस रॉकेट में बैठते हैं। काउंटडाउन शुरू होता है और कुछ ही समय बाद धरती कांप उठी। हजारों टन ईंधन के आग के बीच सटर्न भी आसमान की ओर उड़ चुका था। शुरुआती कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य थे। रॉकेट ने एक एक करके अपने भाग को अलग किया और अंततः अपोलो 13 पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की ओर बढ़ने लगता है। अभी तक सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले 48 घंटे बाद एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरी दुनिया की सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। लॉन्च के बाद पहले 2 दिन बेहद शांत रहे। अपोलो 13 लगातार चांद की ओर आगे बढ़ रहा था। अंतरिक्ष यात्री समय समय पर पृथ्वी से संपर्क कर रहे थे और वहाँ के वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे थे, सिस्टम की जांच कर रहे थे। कैमरे के जरिए अंतरिक्ष यान के अंदर का भी दृश्य दुनिया को दिखा रहे थे। मिशन कंट्रोल को हर रिपोर्ट समान मिल रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद यही मिशन नासा के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। 13 अप्रैल 1970 ये मिशन का तीसरा दिन था। अपोलो 13 पृथ्वी से लगभग 3,30,000 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। मिशन कंट्रोल ने बिल्कुल एक समान आदेश दिया था, ऑक्सीजन टैंक के अंदर मौजूद पंखे को कुछ सेकंड के लिए चालू कर दिया जाए ताकि तरल ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिल जाए और सेंसर सही रीडिंग दे सके। यह प्रक्रिया पहले भी कई बार की जा चुकी थी। जैक सोर्गेट ने स्विच को ऑन कर दिया। कुछ सेकंड तक सब कुछ समान रहा, लेकिन अचानक धमाका होता है। इस धमाके से पूरा अंतरिक्ष यान कांप उठता है। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी बीच इमरजेंसी लाइट भी ऑन ऑफ होने लगी। Hey, we've got a problem here. What did you do? Nothing. I stirred the tanks.
के बाद एक अलार्म बजने लगे। इंस्ट्रूमेंट पैनल पर रेड सिग्नल दिखाई देने लगे। कुछ सेकंड के लिए किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। कमांडर जिम लवेल तुरंत खिड़की के पास पहुंचते हैं। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, बाहर का नजारा देखकर मानो उनकी दिल की धड़कनें थम सी गई थी। अंतरिक्ष यान के सर्विस मॉड्यूल से लगातार सफेद गैस निकल रही थी और वो जो धुआं निकल रहा था वो कोई साधारण धुआं नहीं बल्कि ऑक्सीजन थी जो तेजी से अंतरिक्ष में बिखर रही थी। उसके बाद तुरंत ही पृथ्वी पर संदेश भेजा गया। शुरुआत में मिशन कंट्रोल को लगा शायद ये सेंसर खराब हो गया, लेकिन कुछ मिनटों में सच्चाई सामने आ गई। एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। उसके बाद दूसरे टैंक का भी दबाव तेजी से गिर रहा था। स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। समस्या सिर्फ ऑक्सीजन के खत्म होने की नहीं थी। अपोलो 13 में ऑक्सीजन का इस्तेमाल केवल सांस लेने के लिए नहीं किया जाता। इसी ऑक्सीजन की मदद से फ्यूल सेल बिजली भी बनते थे और वही बिजली पूरे अंतरिक्ष यान को चलाते थे। और अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाता तो बिजली भी चली जाती। अगर गलती से भी बिजली चली जाती तो नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता, कंप्यूटर बंद हो जाते, रेडियो बंद हो जाते और यहाँ तक कि जीवन बचाने वाले कई महत्वपूर्ण उपकरण भी बंद हो जाते। इस सब के बाद कुछ ही मिनटों में ये साफ हो जाता है कि अब चांद पे उतरना असंभव है। जो सबसे पहला लक्ष्य था वो था उन तीनों अंतरिक्ष यात्री को किसी भी तरह पृथ्वी पर जिंदा वापस लाना। लेकिन ये काम आसान नहीं था क्योंकि वो लोग लाखों किलोमीटर दूर थे। सामने चांद था और पीछे पृथ्वी थी। अगर एक भी गलत फैसला लिया जाता तो पूरी दुनिया लाइव इस अंतरिक्ष दुर्घटना को देखती। धरती पर नासा के इंजीनियर तेजी से गणना करने लगे। हर सेकंड कीमती था। अब उन्हें एक ऐसा रास्ता चुनना था जो शायद पहले कभी किसी इंसान ने अपनाया नहीं था। और अब यहीं से अपोलो 13 की असली लड़ाई शुरू होती है। मिशन कंट्रोल के पास अब सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे थे। पहला, अंतरिक्ष यान को तुरंत घुमाकर मुख्य इंजन की मदद से पृथ्वी की ओर लौटने की कोशिश की जाए। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा खतरा था क्योंकि धमाका उसी सर्विस मॉड्यूल के हिस्से में हुआ था जहां से मुख्य इंजन को कंट्रोल किया जाता था। मुख्य इंजन को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा हो और अगर उसे चलाने की कोशिश की जाए तो इससे पूरा अंतरिक्ष यान हमेशा के लिए अंतरिक्ष में बिखर जाता। दूसरा विकल्प था यात्रा को जारी रखा जाए और चांद के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया जाए और उसके चारों तरफ घूमकर वापस पृथ्वी की ओर लौटा जाए। लेकिन ये रास्ता बहुत ही लंबा था। लेकिन जीवित लौटने की संभावना इसी रास्ते से ज्यादा दिख रही थी। कई मिनटों की चली चर्चा के बाद नासा ने दूसरा विकल्प चुना। यह चांद पर उतरने का मिशन नहीं रहा। यह तीनों जिंदगियों को बचाने का मिशन बन चुका था। फिर से एक नई चुनौती उनके सामने आ चुकी थी और वो था कमांड मॉड्यूल की बिजली तेजी से खत्म होना। और अगर उसे चालू रखा जाता तो पृथ्वी पर लौटने से पहले सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती। इसीलिए ये फैसला लिया गया कि कमांड मॉड्यूल को लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो तीन अंतरिक्ष आखिर रहेंगे कहां? और अब यही नासा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। जिस ल्यूनर मॉड्यूल का हिस्सा चांद पर उतरने के लिए होना था उसी को अब एक स्थानीय लाइफ बोट बना दिया गया। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये मॉड्यूल केवल 2 लोगों के लिए ही बनाया गया था। इसमें लगभग 2 ही लोग रह सकते थे। अब इस मॉड्यूल में इन तीनों लोगों को लगभग 4 दिन तक जीवित रहना था। इसका मतलब ये था कि हर बूंद पानी, हर यूनिट बिजली और हर सांस की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। बिजली बचाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों ने एक एक कर उन सभी उपकरणों को बंद कर दिया जिसका उपयोग काम में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि हीटर भी बंद कर दिया गया। इससे ये हुआ कि धीरे धीरे अंतरिक्ष यान का तापमान गिरने लगा। अंदर इतनी ज्यादा ठंडी होने लगी कि धातुओं की सतहों पर नमी जमने लगी। अब पानी का तापमान भी सीमित कर दिया गया था। अंतरिक्ष यात्रियों को समान मात्रा से बहुत कम ही पानी दिया गया। भूख, ठंड, थकान और हर पल मौत का डर। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो तीनों अंतरिक्ष यात्री घबराए नहीं। वो लगातार मिशन कंट्रोल के निर्देशों का पालन कर रहे थे। धरती पर मौजूद सैकड़ों इंजीनियर और वैज्ञानिक भी बिना रुके समाधान खोज रहे थे। जब सबको लगा कि अब और हालात खराब नहीं हो सकते तभी एक और समस्या सामने आ गई। समस्या ये थी कि लूनर मॉड्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ने लगा था। अगर इसे समय रहते कम नहीं किया जाता तो ऑक्सीजन के रहते हुए भी अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो जाते। समस्या ये थी कि कमांड मॉड्यूल के फिल्टर चौकोर थे जबकि लूनर मॉड्यूल में गोल फिल्टर लगते थे, जिससे ये हुआ कि ये दोनों आपस में फिट ही नहीं पा रहे थे। नासा के इंजीनियरों ने पृथ्वी पर उपलब्ध उसी सामान से समाधान ढूंढा जो अंतरिक्ष यान में भी मौजूद था और वो था प्लास्टिक बैग, गत्ता, टैप और पाइप की मदद से स्थानीय फिल्टर तैयार किया। और उसके बाद नासा के इंजीनियरों ने अंतरिक्ष यात्री को रेडियो के जरिए निर्देश दिया जिसका पालन करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने वही उपकरण बनाया। समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम होने लगा। ये छोटा सा आविष्कार तीनों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा। लेकिन सबसे कठिन समस्या अभी बाकी थी। कई दिनों तक मौत से लड़ने के बाद अपोलो 13 पृथ्वी के करीब पहुंच रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक चरण अभी भी बाकी था। वो था पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश लेना। अगर अंतरिक्ष यान का कोण तोड़ गलत होता या तो वह वायुमंडल से टकराकर जल जाते या फिर पृथ्वी से टकराने के बजाय वापस अंतरिक्ष में चले जाते। इसीलिए आखिरी समय में अंतरिक्ष यात्रियों ने बेहद सटीक तरीके से अंतरिक्ष यान की दिशा बदली। लेकिन अब फिर उनके सामने एक नई समस्या आ चुकी थी और वो समस्या थी कंप्यूटर का बंद होना। बिजली को बचाने के चलते कई ऑटोमेटिक सिस्टम बंद कर दिए गए थे। इस बार उन्हें आधुनिक कंप्यूटर पे नहीं बल्कि अपने अनुभव और अपने हाथों से की गई गणनाओं पर भरोसा करना था। जिम लवेल ने खिड़की से पृथ्वी और सूर्य की स्थिति देखकर अंतरिक्ष यान को सही दिशा में मोड़ दिया। उनका वही कुछ सेकंड का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला बनने वाला था।
अब समय आ चुका था जब सर्विस मॉड्यूल को मुख्य कंप्यूटर से अलग कर दिया जाए। जैसे ही उसे अलग किया गया वैसे ही तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार विस्फोट का असली नुकसान देखा। अंतरिक्ष यान का पूरा एक हिस्सा फट चुका था, बाहरी पैनल गायब हो चुके थे, अंदर की कई प्रणालियां पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर सभी लोग समझ चुके थे अगर ये धमाका और थोड़ा सा अंदर हुआ होता तो शायद ही कोई जिंदा बचता। मिशन कंट्रोल में बैठे इंजीनियर भी यह दृश्य देखकर कुछ क्षण के लिए चुप हो चुके थे। अब सबकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर थी, क्या कमांड मॉड्यूल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतर पाएगा। कमांड मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही उसके चारों तरफ हजारों डिग्री टेम्परेचर वाला प्लाज्मा बन जाता है। उसी दौरान रेडियो सिग्नल भी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। इसे बैकआउट पीरियड भी कहा जाता है। आमतौर पर यह कुछ मिनटों का होता है, लेकिन अपोलो 13 में हर गुजरता सेकेंड लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा था। नासा के कंट्रोल रूम में सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर अचानक रेडियो पर एक आवाज आई। अपोलो 13 वापस संपर्क में था। पूरा कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। सबको समझ आ चुका था कि वो बच चुके हैं। 13 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 का कमांड मॉड्यूल प्रशांत सागर में सुरक्षित रूप से उतर गया था। तीनों अंतरिक्ष यात्री जिंदा थे। इन्होंने चांद पर कदम नहीं रखा था, अपना वैज्ञानिक मिशन भी पूरा नहीं कर पाए। फिर भी अपोलो 13 को अंतरिक्ष इतिहास का सबसे असफल मिशन कहा जाता है, क्योंकि इसी मिशन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर सही फैसले और विज्ञान और टीम वर्क के साथ हो तो असंभव लगने वाली परिस्थिति से भी बाहर निकला जा सकता है। बाद में जांच चली तो पता चला दुर्घटना की वजह ऑक्सीजन टैंक के भीतर हुई तकनीकी खराबी थी। इस घटना के बाद नासा ने अपनी डिजाइन और सुरक्षा इन सब चीजों में कई बदलाव किए। इन सुधारों ने भविष्य अंतरिक्ष मिशन को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया है। आज भी अपोलो 13 सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं, साहस और धैर्य, इंसानियत, बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। और शायद यही वजह है कि आधी सदी से भी ज्यादा समय के बाद अपोलो 13 की कहानी आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती है। आज की ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताओ।